बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और तमाम तर कोशिशें, तमाम तर वसाइल बरूए कार लाते हुए डिप्लोमेटिक मैदान के अंदर हम इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जंग को ख़त्म करवाने के लिए आगे हैं, पेश हैं और दुनिया की हर सुपर पावर पाकिस्तान के साथ खड़ी है। यकीनन इस बात पे हम सबको फ़ख्र होना चाहिए और इसी पॉइंट के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, लग यही रहा है कि दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के लिए कह रहे हैं, ईरान डोनाल्ड ट्रंप के लिए कह रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि आज 52 दिन गुजर चुके हैं इस जंग को, जो 28 फरवरी पे शुरू हुई थी और अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो इसके असरात बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। कल आखिरी दिन है सीज़ फायर का। डोनाल्ड ट्रंप अंदरूनी तौर पर बड़े प्रेशर्स का शिकार हैं, उनकी मकबूलियत तबाह बर्बाद हो चुकी, उनका वोट बैंक तबाह बर्बाद हो चुका, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी तनकीद का उनको सामना करना पड़ रहा है। इंटरनली नवंबर में बताया जा रहा है ये मिड टर्म इलेक्शंस हैं अमेरिका में, जिसके अंदर इम्पीचमेंट का इम्कान है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे से फारिग हो सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सूरत हाल क्रिएट की है, पहले वेनेजुएला के मादुरो को उठाया, क्यूबा के अंदर शॉर्टेज, फिर ईरान जंग शुरू कर दी, उसके बाद से ही उनके पॉलिटिकल करियर का डिक्लाइन शुरू हो गया, तनज़्ज़ुली ज़वाल शुरू हो चुका है उनके सियासी करियर का। और इसके बाद अब वो प्रेशर में है, लेकिन वो ऑफकोर्स दोनों पार्टीज अपने प्रेशर तो नहीं दिखाएंगी। ईरान इस वक्त भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा है। जो डेडलॉक्स हैं, जो इशूज़ हैं जिनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, नंबर 1, ईरान ये सवाल उठाता है कि कौन देगा गारंटी कि अमेरिका और इजराइल दोबारा हमला नहीं करेंगे। वो गारंटी ऑफ कोर्स किसी सुपर पावर से एक्सेप्ट करेगा, यानी चाइना से, रशिया से, या फिर यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल से कोई रेजोल्यूशन पास की जाएगी जिसमें बहुत सारे मुल्क सिग्नेटरी हों और फिर ये गारंटी दी जाए। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज़। चाइना के जो दिफा के मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने वाज़ेह स्टेटमेंट दी हुई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगा, लेकिन हम जानते हैं कि ओमान के बॉर्डर के करीब अमेरिका ने भी एक ब्लॉकेट खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से, और वो टारगेट कर रहा है ईरानी शिप्स को। ईरानी शिप अपने कब्जे में भी ले चुका है जो कि चाइना से आ रही थी, जिसकी आते शक किया जा रहा था कि इसके अंदर वेपन्स होंगे जो चाइना ने भेजे होंगे मदद करने के लिए, लेकिन अभी तक इस खबर की कोई तस्दीक आई नहीं है। लेकिन हाँ, इस जहाज़ को, इस बहरी जहाज़ को अमेरिका ने अपनी तहवील में काफ़ी वक्त से लिया हुआ है। तीसरा प्रॉब्लम जो इस वक्त हम देख रहे हैं वो है राइट टू यूरेनियम इनरिचमेंट। यूरेनियम की अफजूदगी का जो इख्तियार इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हर मुल्क को है। एक लेवल होता है यूरेनियम इनरिचमेंट का जो आप सिविलियन पर्पसेस के लिए करते हैं, जिसमें आप न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करते हैं, दूसरे काम करते हैं, वो सबका हक है करना, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है, वो राइट ईरान को मिलना चाहिए। लेकिन ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार होने की भी एक टाइमलाइन रख रहा है सामने। उसे 10, 15, 20 साल हो सकती है वो टाइमलाइन, लेकिन अमेरिका भी उस टाइमलाइन से खुश तो है, लेकिन अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि परमानेंट सोल्यूशन मिले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का, जो कि मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है। इस वक्त ईरान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, इस वक्त तक जितने भी डिफेंस एनालिस्ट हैं वो यही बात करते हैं कि ईरान ये जंग जीत चुका है, अमेरिका ये जंग हार चुका है। इसके ऊपर हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सरवर नकवी साहब, तारुफ के मोहताज नहीं है। नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। नकवी साहब, हम लोग काफ़ी वक्त से, कई दिहाइयों से अमेरिकन लीडर्स की ज़बान से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र सुनते आए हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया जिस तरफ जा रही है, बढ़ रही है, एक न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर क्रिएट होता जा रहा है, नई सफ बंदियाँ हो रही हैं। चाइना हैज़ बिकम द न्यू सुपर पावर इन द वर्ल्ड। अमेरिका को इस जंग के बाद उसने बाईपास कर दिया है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम दिस पॉइंट कि इस वक्त जो नेगोशिएशन हो रही हैं, पाकिस्तान उनको लीड कर रहा है, हमारा रोल उसमें क्या है? आप अमेरिका का स्टांस कैसा देखते हैं? क्या दोनों पार्टीज़ में आपको फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ रही है? और ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में कौन है, अमेरिका या ईरान? नकवी साहब, योर ओपिनियन सर। मैं शुरू करूंगा, बहुत शुक्रिया। मैं शुरू करूंगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से, जिसका आपने जिक्र किया। ये 1945 से लेकर 1988-89 तक, 1988-89 तक जो है वो बाइपोलर वर्ल्ड था। यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन उस जमाने में जो था, वो दो सुपर पावर्स थे और एक
स्टेबल सिचुएशन थी, मतलब कि उनकी कंपटीशन और राइवलरी तो थी, लेकिन एक स्टेबल ऑर्डर था। बहुत से ममालिक सोवियत यूनियन की तरफ माइल थे, बहुत से ममालिक अमेरिका की तरफ, अमेरिका का नेटो था, सोवियत यूनियन का वार्सो पैक्ट था, बहुत कुछ। वो सारा कुछ 1988-89 में डिस्टर्ब हो गया क्योंकि सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया। तो फिर यूनिपोलर वर्ल्ड कहलाने लगा क्योंकि अमेरिका बिकेम द सोल सुपर पावर। उसके बाद अब जो है ये अमेरिका का जब डिक्लाइन आना शुरू हुआ तो लोगों ने मल्टीपोलैरिटी की बातें शुरू की कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है और बहुत से उसमें पावर सेंटर्स डेवलप हो गए हैं, ब्रिक्स है या नेटो इटसेल्फ एंड मेनी अदर्स। तो वो भी अब कुछ तजब्जुब में आ गया है। द होल थिंग इज बिकम वेरी अनस्टेबल। अच्छा, इस बैकग्राउंड में अमेरिका और रूस, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग छिड़ी वो 28 फरवरी 2026 में फरवरी के महीने में जंग छिड़ी है, जब अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पे हमला किया था। वो ईरान ने 40 दिन तक ये जंग सही और गुजारा किया और नुकसानात के बावजूद उसने मिसाइल बरसाए इजराइल पे, जो कि पहली बार 1948 के बाद इजराइल पे किसी मुल्क ने बराह रास्त डायरेक्ट अटैक्स किए हैं और तबाही मचाई है। वहाँ पे बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, सिनेगॉग्स उनके डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उनके लोग घरों से बाहर निकल के शेल्टर्स में, बंकर्स में चले गए। तो ये जो जंग है ये ईरान क्लेम करता है या दावा करता है कि उसने जीती है और कम से कम उसके ऊपर जो हमला है वो उसने सहकर उसका मुकाबला किया है। अमेरिका दूसरी तरफ वो तुला हुआ है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करे, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करे और आबनाए हुर्मुज़ को फ्री वाटरवे कर दे जैसे कि वो पहले था। तो ये स्टेलमेट है। पाकिस्तान इसमें बहुत अहम रोल अदा कर रहा है क्योंकि 7 अप्रैल को जबकि मिसाइल बरसाए जा रहे थे, जबकि बम गिर रहे थे, उस वक्त तसव्वुर नहीं था कि ये जंग रुकेगी और उसमें पाकिस्तान ने जंगबंदी कराई। दूसरे स्टेप में, दूसरे मरहले में पाकिस्तान ने वो दोनों को आमने सामने बिठाया, ईरान को और अमेरिका के वफूद, और दोनों बराह रास्त उन्होंने मुज़ाकरात की। अब तीसरा मरहला है, थर्ड स्टेज, कि अब फिर से ये टॉक्स, ये गुफ्तगू, ये मुज़ाकरात शुरू होने हैं और जंग को रोकना है। जंग फिर से शुरू हो सकती है, कल उसकी डेडलाइन ख़त्म हो रही है और फिर से सीज फायर ख़त्म हो सकता है। राइट सर। तो ये एक ऐसा मौका है आज और आज से लेकर कल शाम तक के इसमें मुज़ाकरात को शुरू होना ज़रूरी है और जंगबंदी की तौसी होनी जरूरी है। बिल्कुल नकवी साहब, पॉइंट टेकन। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आई नीड टू इंट्रोड्यूस माय अदर गेस्ट। ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हमारे कलीग, मेरे पुराने साथी, सीनियर एंकर एनालिस्ट मसूद रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम मसूद, आपके वक्त के लिए जज़ाकल्लाह खैर। ब्रिगेडियर बाबर, जिस तरह भी अली नकवी साहब कह रहे थे कि आने वाले 12 से 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हाउ डू यू रीड द सिचुएशन ब्रिगेडियर बाबर, एंड आपकी नजर में हु इज मोर डेस्परेट, अमेरिका और ईरान या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन। चलो, बहुत शुक्रिया आपका। आने वाले 12 से 14 घंटे वाकई बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट मुख्तलिफ हवालों से हैं। सबसे पहले तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर कल हों। दूसरे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कल रात को चूँकि डेडलाइन सीज फायर की ख़त्म होगी, वो इधर एक्सटेंड हो या परमानेंट हो। और तीसरे इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, लोग अभी तक इस मखमसे में या गैर यकीनी सूरत हाल में है कि ईरान पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। और आपने पूछा कि कौन ज़्यादा डेस्परेट है,
मेरे नज़दीक अमेरिका भी बहुत डेस्परेट है, दुनिया बहुत डेस्परेट है। ईरान के लोग या ईरान एज अ स्टेट ज़ाहिरन तो डेस्परेशन का मुजाहरा नहीं कर रहे, लेकिन बी रियलिस्टिक, हम सब हमें सोचना चाहिए कि जंग तो कोई भी नहीं चाहता। ईरान की 40 डेज वॉर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो जंग तो वो भी नहीं चाहते। ठीक है, दे आर पुटिंग अप अ वेरी वेरी ब्रेव फेस, बट ब्रेव फेस का मतलब ये नहीं होता कि मजीद जंग हो और वो इसी तरीके से बमबारी का निशाना बनते चले जाए। तो सारे चाहते हैं कि जंग रुके, सारे चाहते हैं कि अमन हो, और इसमें सबका भला है। अभी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बाज़-औक़ात हिकअप्स आ जाते हैं, डिलेज आ जाते हैं, जो कि इस तरह के पेचीदा तनाज़ात में कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान बहरहाल बहुत कंसर्टेड एफर्ट्स हम कर रहे हैं, बट तला एक बात है, इन तमाम अनसर्टेनिटीज में आपने देखा होगा एपरेंट काम है इस्लामाबाद में, कोई ये अभी तक किसी की तरफ से नहीं कहा गया, बावजूद इसके कि ईरान ने अभी तक कंफर्म नहीं किया। बट उम्मीद यही है कि वो कंफर्म भी कर देंगे, वो रात के आ भी जाएंगे और कल इंशाल्लाह मुज़ाकरात भी होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पस पर्दा हो रही होती हैं। ईरानियन का जो बेसिकली सबसे बड़ा इतराज़ वही है कि अमरीकी सदर बीच में धमकियाँ देते हैं और साथ ही साथ वो ऐसे ना दे देते हैं जिससे उन पे यकीन तो पहले भी नहीं था, अब मजीद करना मुश्किल हो जाता है। फिर कुछ आपने हुर्मज़ में जो उन्होंने ब्लॉकेट लगाया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ तो, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने वैसे मीडिएटर जो डे वन से रोल अपनाया हुआ है, उस रोल पे हम आगे भी चल रहे हैं। हम उसको बड़ा एफिशिएंट डिलीजेंटली उसको हम परसू भी कर रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए इंशाल्लाह कि कल मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा भी और उसमें डेफिनेटली मुस्बत पेशरफ्त भी होगी, क्योंकि इसी में सबका भला है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मसूद, योर ओपिनियन, मुज़ाकरात इज द ओनली ऑप्शन फॉर द वर्ल्ड नाउ? अमेरिका जिस सिचुएशन में है, पूरी दुनिया जिस सिचुएशन में है, और कोई रास्ता नहीं है और कोई जगह नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। हाउ डू यू रीड द होल सिचुएशन मसूद? बहुत शुक्रिया तलहा आपका, और जैसे ब्रिगेडियर साहब अभी फरमा रहे थे बिल्कुल ठीक है। अब दुनिया पूरी डिस्परेट है कि मुज़ाकरात हो, हम खुद चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, अमन हो, कोई भी जंग नहीं चाहता। लेकिन ये जो हिकअप्स जिनको हम कह रहे हैं छोटे छोटे से हिकअप्स, मुझे लगता है छोटे छोटे से हिकअप्स ही डोनाल्ड ट्रंप साहब को क्या आखिर सूझी कि जब सी हो गया, लबनान में जंग बंद हो गई, आपने हुर्मुज़ खुल गई, तो आपने ब्लॉकेट जो है उसको मजीद सख्त कर दिया, ईरानी जहाज पकड़ लिए, फिर आपने बयानात दागना शुरू कर दिए। मुझे नहीं लगता कि आखिरी वक्त में आकर आपको ये पॉलिटिकल पोस्टरिंग या अपनी लोकल ऑडियंस के लिए कुछ करना चाहिए। ये मुझे उससे कुछ ज्यादा बढ़ के चीज मालूम हो रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब JCPOA का एग्रीमेंट खत्म किया था, वो मुआहिदा तोड़ा था, तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मुआहिदा था। उसके अंदर अमेरिका भी था, उसके अंदर रशिया था, चाइना था, UK, फ्रांस, जर्मनी, ये सब ममालिक शामिल थे। IAEA का उसमें एक किरदार था, और उन्होंने ये कह के तोड़ दिया था कि ये मुआहिदा जो है अमेरिका के मफादात को सर्व नहीं कर रहा। वो चाहते थे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके साथ साथ उसका मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म कर दिया जाए। तो अब मेज पर जब बैठना है और मिसाइल प्रोग्राम पे अगर बात करनी है, और बात करनी है कि मुझे लगता है कि ये बहुत सख्त किस्म के मुतालबात हैं अमेरिका के। अमेरिका को ये रियलाइजेशन होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप को होगी, और वो समझते हैं कि जिस सिचुएशन में इस वक्त वो हैं, उस सिचुएशन में जब वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे तो वो सब कुछ गेन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ओबामा से बेहतर एग्रीमेंट वो करके देंगे जिससे पूरी दुनिया खुश होगी। तो ओबामा से बेहतर एग्रीमेंट उनको अभी मिलने की पोजीशन में वो नहीं है। बिल्कुल सही। सारी दुनिया जानती है कि वो एक जंग हारे हुए, तो वो एक हारी हुई पोजीशन में टेबल पर आकर बैठते हैं। तो ईरानी भी उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात की टेबल को जंग का मैदान ही समझते हैं, यहाँ पर आप उसी पोजीशन में आके बैठेंगे जो आपकी ग्राउंड पे पोजीशन है, और आप वही मुतालबात करेंगे जो आप कर सकते हैं। इससे पहले जब 15 नुकात इन्होंने दिए थे अमेरिका ने, तो ईरान ने यही कहा था कि ये आपने हद से तजावुज किया है, तो आप हद से तजावुज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में बड़े सख्त किस्म के दोनों तरफ से जो है वो मसूद, मैं आज बात कर रहा था अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से, तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब की ये राय थी कि जब तक व्हाइट हाउस का इंटरनेट बंद नहीं किया जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप पे पाबंदी नहीं लगाई जाएगी कि वो ट्वीट नहीं करेंगे, तब तक जो हम नहीं तवक्को कर सकते कि वो कोई सही फैसला करेंगे, क्योंकि वो इस वक्त पैनिक में बहुत सारी बातें कर जाते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स और दीगर जराए जो बातें बता रहे हैं, खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके मुताबिक 3 बड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर कुछ डेडलॉक की सिचुएशन है। पॉइंट नंबर 1 इज गारंटी कौन देगा ईरान को? ईरान गारंटी मांग रहा है कि हमें
गारंटी दी जाए कि अमेरिका और इजराइल हम पे दोबारा हमला नहीं करेंगे, कौन देगा ये गारंटी? चाइना देगा, रूस देगा, कोई और मुल्क देगा, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सारे मुल्क दस्तखत करेंगे, ये भी हो सकता है। साथ साथ कंट्रोल ऑफ हॉर्मोज किस कंट्रोल में रहेगा? ईरान ने कह दिया है कि हमारे कंट्रोल में हमेशा रहेगा, हम एक टोल टैक्स भी लेंगे इसके ऊपर हर कश्ती जो यहाँ से गुजरेगी। तीसरा जो मसला है राइट टू यूरेनियम इनरिचमेंट, हर दुनिया के मुल्क के पास ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हक हासिल है कि वो यूरेनियम को उस लेवल तक इनरिच कर सकता है जिससे वो सिविलियंस को फायदा पहुंचा सकें, न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट कर सकें, जो कि बहुत जरूरी है आज के दौर के लिए अल्टरनेट एनर्जी। एट द सेम टाइम जो 400 किलोग्राम का स्टॉक पाइल इनरिच न्यूक्लियर यूरेनियम का इस वक्त ईरान में मौजूद है, उसके ऊपर भी अमेरिका की नजरें कि हमारे किसी मुल्क के हवाले करो, हमारे हवाले करो, लेकिन ईरान कहता है मैं नहीं करना चाहता। इसके ऊपर गुफ्तगू का आगाज करूंगा यहाँ से। ब्रिगेडियर बाबर आपसे शुरू करना चाहूंगा। ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बताया जा रहा है कि मेजर डेडलॉक है। मैं चाहूंगा आप एक एक पॉइंट के ऊपर अपना ओपिनियन दें कि किस तरह ये डेडलॉक हल हो सकता है और ये सिचुएशन बन क्यों रही है। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन। देखिए तला जहां तक इस चीज का तल्लक है, गारंटी कौन देगा? अबे डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स की गारंटी देना किसी ह्यूमन बीइंग के लिए तो पॉसिबल नहीं है। और नेतन्याहू क्योंकि बेसिकली जिसको वो हरफे आम में कहते हैं ना, उछल उसको होती है हर वक्त, वो सारी के सारी प्रॉब्लम की जड़ है, वही हर वक्त जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को भी फीड करते रहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की काबीना में जो ज़ायनिस्ट उनके लोग हैं वो उनको हर वक्त करते रहते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है, लेकिन किसी को तो गारंटी देना पड़ेगी। अभी आपने कहा गारंटी चाइना देगा, अमेरिका देगा, यूएन देगा। यूएन को तो ये मानते नहीं है। यूएन में तो आपको पता है बेसिकली वो वीटो कर देते हैं। चाइना, रशिया, पाकिस्तान एक मीडिएटर है जिसको वो एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान एक वाहिद मीडिएटर है। तो क्या पाकिस्तान की गारंटी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चल सकती है, या एक कॉम्बिनेशन ऑफ गारंटी दे दी जा सकती है कि चाइना के साथ मिलके पाकिस्तान और चाइना हो सकते हैं? हो तो सकता है, ये नहीं कि बात के कोई इसका कोई मैकेनिज्म नहीं बन सकता। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका हल मौजूद ना हो। मेरा ख्याल है एक कॉम्बिनेशन हो सकता है तीनों ममालिक का, जो कि परसुएड कर सके बाद में, क्योंकि इसकी वायलेशन तो एक्सपेक्टेड है। वायलेशन इसलिए एक्सपेक्टेड है कि इसराइल स्पॉइलर है, उसको सूट नहीं करती ये सीज फायर कि यहाँ पर अमन हो। वो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट लेके उन्होंने आगे चलना ही चलना है। यही खदशात ईरान को भी हैं। तो इसराइल को कंट्रोल अमेरिका ने करना है, और अमेरिका की गारंटी जो है इस सिचुएशन में, इस कॉन्टेक्स्ट में किसी एक के लिए तो मुमकिन नहीं है। 2 से 3 गारंटियर बीच में रखने पड़ेंगे, अमेरिका को इत्तेफाक उस पर करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये माहिदा आगे नहीं बढ़ सकता। आपने कहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के टेरिटोरियल वाटर पे है। टेरिटोरियल वाटर की हैसियत से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ऊपर राइट तो ईरान का ही है, लेकिन ये थोड़ा सा इशू बीच में आता है कि जो कुदरती आबी गुजरगाहें होती हैं, क्या उन पर टैक्स लगाया जा सकता है? इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक यूएन के चार्टर में रहते हुए अगर तो लगाया जा सकता है तो ईरान को बिल्कुल लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाया जा सकता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेरिटरी तो उनकी है। फिर ईरान के साथ मिलकर इसका कोई एक वर्किंग मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिसके जरिए ईरान को ये जरूर न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जहां तक ताल्लुक है, आप ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जोहरी ताकत रखना या यूरेनियम एनरिच करने से रोक असूल तो नहीं सकते। लेकिन क्योंकि इस वक्त ये बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, ये भी प्रॉब्लम इसराइल को ही है कि ये बना सकते हैं, इसलिए दरमियानी रास्ता हो सकता है कि ईरानी में रहे, IAEA के अम्ब्रेला के अंडर रहे, उनके कंट्रोल में रहे। ईरान को एक्सेप्शन क्यों बनाते हैं? जब अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन दूसरे ममालिक पे लागू हैं तो ईरान पे लागू भाई क्यों नहीं है? ईरान से क्यों अब इतने खाइफ हैं? वहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि ईरानियन इस पे अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं इट मीन दे विल एक्सेप्ट कि उनको शिकस्त हुई है, कभी भी वो नहीं करेंगे। बेस्ट तो वही है। मे बी फॉर सम टाइम इट कैन बी पाकिस्तान, रशिया के पास अमेरिका नहीं मानेगा, चाइना के पास अमेरिका नहीं मानेगा, लेकिन अगेन आई वुड से कि इसका भी हल मौजूद है। ये नहीं है कि इसका हल नहीं हो सकता, बट ये कोई हल नहीं है कि अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। ये कोई हल नहीं है कि ईरान को पाबंद कर दिया जाए कि वो जीरो एनरिचमेंट करे, इसको डिस्ट्रॉय करे, आइंदा नहीं करेगा। इस पे किसी ने नहीं मानना। हल यही है, दरमियानी रास्ता, IAEA इज द बेस्ट सोल्यूशन। बिल्कुल ठीक। एम्बेसडर नकवी, हु विल गिव द गारंटी, कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज, यूरेनियम इनरिचमेंट, इन 3 पॉइंट्स पे आपका ओपिनियन सर? अभी जैसे डिस्कशन हो रही है, गारंटी का कोई तस्वुर इस तरह किसी एग्रीमेंट में नहीं होता है unless required by both sides. Now Iran wants guarantees, US is not talking of any guarantees. अच्छा, गारंटी
वैसे तो ईरान को मिलनी चाहिए, क्योंकि ईरान के ऊपर 2 बार हमले हुए हैं, जून 2025 में और फरवरी 2028 में, जिसमें के टॉक्स हो रही थी अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, जौहरी प्रोग्राम के ऊपर, और इजराइल ने हमला कर दिया। तो और फिर उसमें अमेरिका भी मुलव्विस था। तो ये इनका हक बजानिब है, ईरान वाले, ईरान के हुकूमत हक बजानिब है कि उसको कोई गारंटी मिले, कोई जामिन बने, कोई जमानत ले कि अमन जो होगा उसका, अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा उस साइड को जो खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब इसमें गारंटी में आप लोगों ने बातें की हैं ऑप्शंस की, हम अभी ऑप्शंस की बात कर सकते हैं कि आइए ये बेस्ट एजेंसी है, मैं एम्बेसडर रहा हूँ IAEA में 5 साल पाकिस्तान का, तो आई थिंक IAEA इज द बेस्ट अथॉरिटी फॉर गारंटी। मगर अगर नहीं कबूल तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर मुख्तलिफ ममालिक हैं, जैसे रूस हुआ या इवन पाकिस्तान हो सकता है। इसमें असल इशू ये कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को रिड्यूस करके लो एनरिच्ड यूरेनियम HEU से LEU करना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका कहता है कि इनके पास हाईली एनरिच्ड यूरेनियम नहीं रहना चाहिए। तो ये एक इशू है, और किस हद तक वो रिड्यूस करेंगे। IAEA 3.67% यूरेनियम एनरिचमेंट अलाउ करता है फॉर पीसफुल पर्पसेस, फॉर मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। तो वो भी ईरान उस पर इसरार करेगा कि ये उसका हक होता है अंडर आर्टिकल 4 ऑफ द NPT। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, आबनाए हॉर्मुज का जहां तक सवाल है, वो सही कहा गया कि वो नेचुरल वाटरवे है। देखिए, इंटरनेशनल लॉ के तहत सुएज और पनामा 2 ऐसे कनाल हैं जो मैन मेड हैं, और वहां पे जो मुल्क जहां से ये गुजरते हैं उनको हक है टोल लेने का या लेवी लेने का। लेकिन जो नेचुरल वाटरवेज हैं वो उसमें हुर्मुज है, मलाक्का है और बेरिंग स्ट्रेट है। ये जो वाटरवेज हैं ये नेचुरल वाटरवेज हैं, तो इसमें टोल नहीं लागू है। लेकिन अगर ईरान इंसिस्ट करेगा तो अमेरिका को चाहिए कि वो इस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करे। ईरान सिलेक्टिव बेसिस पे करेगा और ज्यादा टोल ना करे तो ठीक रहेगा। थर्ड पॉइंट जो है न्यूक्लियर, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसका मैंने जिक्र ऑलरेडी कर दिया। सर वो 400 किलोग्राम का स्टॉक पाइल है जो अमेरिका मांग रहा है सर। या तो वो मैंने बताया कि दे हैव टू बी रिड्यूस फ्रॉम HEU टू LEU। अमेरिका का ये भी एक डिमांड है। पॉइंट टेकन। तो वो अलाउ मी मैं मसूद को भी शामिल करूं सर इस सेगमेंट में। मसूद, आपका ओपिनियन इन 3 पॉइंट्स पे? मुझे लगता यह है कि वैसे मैं जो नकवी साहब ने कह दिया वो तजुर्बेकार आदमी है, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये मुआहदा ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कुछ भी तय पाता है, शायद ये अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल जो ममालिक हैं उनके पास जाएगा और वही इसकी गारंटी दे सकेंगे। हो सकता है इसमें अक़वाम मुत्तहिदा कोई किरदार अदा करे, इसमें से वीटो पावर वाला जो मामला है उसको बिना करना पड़ेगा और वहीं जाकर ये मामला जो है हल हो पाएगा। ईरान शायद यही चाहेगा, क्योंकि इससे पहले का जो मुआहदा था उसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से ममालिक शामिल थे, वो फिर भी नहीं चल सका। तो अब उससे बेहतर और उससे ज्यादा मुनासिब गारंटी चाहिए होगी। IAEA का किरदार पहले भी था, IAEA के कैमरे भी लगे हुए थे, सर्विलेंस थी, उनके सेंसर्स लगे हुए थे, उनके इंस्पेक्टर्स जो है वो मुआयना किया करते थे ईरान के तमाम प्लांट्स का। तो वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने उसको भी खत्म कर दिया, तो उस पर भी उनको एतमाद नहीं था। असल मसला उस मुआहदे के खत्म होने का यही था कि वो ईरान जो मिसाइल बना रहा है, उनका मानना यह था कि ये मिसाइल जो हैं ये न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकते हैं, लिहाजा ये उनके ईरान की मिसाइल प्रोग्राम का न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा है। तो वो मिसाइल प्रोग्राम को पर कोई सरेंडर चाहते हैं, वो उनकी जो प्रॉक्सीज हैं उन पर कोई सरेंडर चाहते हैं। ये 2 मामले हैं। मेरे ख्याल में हुर्मुज़ जो है वो भी वर्केबल है। न्यूक्लियर का ये मसला पहले भी सेटल्ड था, ये भी वर्केबल है, इस पर भी काम हो सकता है। लेकिन ये जो 2 इशूज हैं ये वर्केबल नहीं है। फिर इनके तनाजुर में जो ईरान के एसेट्स हैं वो ईरान को कैसे वापस मिलेंगे और कब मिलेंगे,
वो एक मसला है जिस पर बातचीत होगी। मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है न्यूक्लियर के ऊपर गारंटीज की, जब उन्होंने न्यूक्लियर बम नहीं बनाना, और ये जो इनरिच किया है इन्होंने यूरेनियम, ये भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदा खत्म किया उसके बाद से उन्होंने इसलिए तेजी लेकर आए और 60% तक लेके गए अपने स्टॉक वाइज। बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा मसला नहीं है। हुर्मुज़ भी रेगुलेट हो जाएगा, तमाम यूरोपीय ममालिक तैयार है ईरान से डील करने के लिए, वो भी हो जाएगा। लेकिन मिसाइल का मसला, मिसाइल टेक्नोलॉजी का मसला जिसे गिव अप नहीं कर सकता ईरान, और ये जो हिजबुल्ला और हौतीज और शाम और इराक में मलेशिया से, इनके ऊपर गिव अप नहीं कर सकता। इस पर शायद बातचीत होगी, और अगर इस पर कोई बातचीत होगी, कोई नतीजा निकलेगा, तो ये जाएंगे फिर अक़वाम मुत्तहिदा। दुनिया के नामवर जरीदे द इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स सब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ईरान जंग के बाद अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा, अब चाइना ने उसको बाईपास कर दिया, एंड चाइना इज द न्यू सुपर पावर। इस एनर्जी क्राइसिस में आपको मालूम है रिन्यूएबल एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में नंबर 1 कंट्री जो रिन्यूएबल एनर्जी सबसे ज्यादा बनाता है वो चाइना है। नंबर 2 इज यूएसए, नंबर 3 इज इंडिया। यूएसए इंडिया की आप एनर्जी को मिला भी दें तो चाइना उनसे ज्यादा बनाता है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसकी वजह से वो इस वक्त अपने आप को सबसे ज्यादा सिक्योर भी समझ रहा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम हम जानते हैं कि चाइनीज कहते हैं ना डोमिनेंसी, कि वो इस वक्त लीड कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है तमाम तर दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी की वजह से। ये इल्ज़ाम लगता रहा कि स्पाई सैटेलाइट प्रोवाइड की चाइना ने ईरान को, जिसकी वजह से ईरान ने एक्यूरेसी के साथ अपने निशानों पर मिसाइल गिराए। इसी के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त भी चाइना पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। हमने खुद अपने नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार साहब को टूटे हुए हाथ के साथ चाइना जाते हुए देखा था, जिससे मालूम पड़ता है कि चाइना कितना इंपॉर्टेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप का अगले महीने चाइना का दौरा है, मुश्किल लग रहा है, पिछले महीने भी कैंसिल हो गया था, लग रहा है अगले महीने भी कैंसिल हो जाएगा अगर वो कोई डील स्ट्राइक नहीं करते हैं, मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आते हैं। बाबर अलाउद्दीन साहब, चाइना के लिए कहा जाता है कि वो इस जंग का मुबैना खामोश खिलाड़ी है, डिनाई करता रहा है कि उसने ईरान को कुछ सप्लाई नहीं किया है, लेकिन अंडर द टेबल खबरें यही आ रही हैं। आप आज चाइना की पोजीशन कहां देखते हैं, चाइना की डोमिनेंस को आप कहां देखते हैं, कितना वो आगे निकल गया है और उसकी ताकत में अब इतना असर है कि वो अमेरिका इजराइल को कंट्रोल कर सके? ब्रिगेडियर बाबर। इतना चाइना खामोश खिलाड़ी तो दुनिया में सबसे बड़ा वाकई खामोश खिलाड़ी है। चाइनीज की अपनी एक स्ट्रेटेजी है, डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आते, बावजूद इसके कि उनके पास वीटो पावर भी, हमने देखा कि वो वीटो भी कमी करते हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अनलेस के डायरेक्टली उनके इंटरेस्ट को क्लैश कर रहा हो। और चाइनीज जो है बावजूद इसके कि बहुत बड़ी दुनिया की ताकत है, पावर है, अभी तक उन्होंने ताइवान के बारे में भी कोई ऐसी आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट में नहीं किया, हालांकि कोई इतना बड़ा इशू उनके लिए नहीं है। बट ये भी हकीकत है कि चाइना दुनिया के एक बड़ा प्लेयर है। चाइना की जो आर्म्स इंडस्ट्री है, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म्स इंडस्ट्री है। चाइना बहुत सारे मुल्कों को हथियार फराहम भी करता है। ये कंफर्म रिपोर्ट कई दफ़ा आ चुकी हैं कि बिल्कुल अपने स्पाई सैटेलाइट से चाइनीज लोकेशन ईरानियंस को देते रहे हैं। और एक दो रिपोर्ट आई कि चाइनीज ने ईरानियंस को इक्विपमेंट भी दिया, उन्होंने डिनाई किया उसको, अमेरिका ने उस पर क्रिटिसाइज भी किया। चाइना के ईरान के साथ करीबी रवाबत भी रहे हैं। हम इस पीस माहदे या इस पूरी एफर्ट में चाइना को हर वक्त ऑन बोर्ड रखा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पर गए भी थे, उसकी रीजन भी है, और ये एक रीजन है कि चाइना ने हमेशा पाकिस्तान की इन पीस एफर्ट्स को होल हार्टेडली सपोर्ट भी किया। बल्कि आपको याद हो, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर 5 पॉइंट्स ये भी थे जो कि हमारे नजदीक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन था। डोनाल्ड ट्रंप ने आल्दो 3-4 दिन पहले अपने ट्वीट में प्रेसिडेंट जी के लिए बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया जी, जब मैं जाऊंगा तो बिग हक टू दी चाइनीज प्रेसिडेंट, और हम शायद को डील उनके साथ करें आगे फ्यूचर में चल के। हो रहा है वेरी ईगरली वेटिंग फॉर माई विजिट टू चाइना। बट ये जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं और इन मुज़ाकरात का इनडायरेक्टली चाइना हिस्सा है, इस मुज़ाकरात का जो नतीजा निकलेगा वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा चाइनीज के फ्यूचर रिलेशन विद अमेरिका, बिकॉज चाइना कभी भी इससे ला ताल्लुक नहीं रह सकता। और चाइनीज इतनी बड़ी ताकत है कि वो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकता। आपने ये पूछा कि किस वक्त अमेरिका और इसराइल को रोकेंगे, जहां तक फिजिकली या रोकने की बात हो उसमें तो चूंकि वो नहीं आते, बट डिप्लोमेटिकली चाइना दुनिया की सुपर पावर है। चाइना सबसे बड़ी मैशत है, P5 कंट्रीज में है। अभी आपको याद हो रिसेंटली भी जो आपने हुर्मुज़ के मुतल्लिक एक करारदाद पेश हुई थी, तो चाइना रशिया ने उसको वीटो किया था। तो ये नहीं कि वो साइलेंट रहते हैं, वो अपना किरदार अदा करते हैं। और यही एक रीजन है कि चाइना को साइड पर रख के अगर अमेरिका समझता है को डील कर लेगा, अव्वल तो ईरान भी नहीं करेगा। ईरान के चाइना के बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं, तो चाइना हैज टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस डील
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आखिरी पॉइंट देते हुए कि अगले महीने अब अमेरिकन प्रेसिडेंट का चाइना का दौरा होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड बिल्कुल करता है कि ये डील किस तरफ जाती है, होती है या नहीं होती, ये मुज़ाकरात किस रुख जाते हैं। क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि चाइना इज पुशिंग द प्रोसेस, ये नहीं कि उनको नहीं पता, इसलिए वो जरा गर्मजोशी का इजहार कर रहे हैं चाइना की तरफ। दे वांट टू विन देयर सिंपैथीज, पर चाइनीज की सिंपैथीज इस तरीके से हासिल नहीं कर सकते। वो खामोश जरूर है, बट उनकी सफारतकारी बड़ी जीरक सफारतकारी होती है। आई कम्प्लीटली एग्री विद योर ओपिनियन ब्रिगेडियर बाबर मसूद। आपकी नज़र में चाइना ने जो खामोश इनिंग्स खेली है इस जंग के अंदर, मेरी नज़र में तो वो काबिल दीद है, बहुत तारीफ के लायक है। आपका ओपिनियन मसूद? जी, चाइना बिल्कुल खामोशी से ही गेम खेल रहा है सारे के सारे, चाहे वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो, चाहे वो ईरान के साथ। और देखिए, ईरान के साथ जो मामला है ना, वो तो कोई ढका छुपा मामला नहीं है। ईरान तेल फराहम करता है, तेल के बदले में वो टेक्नोलॉजी लेता है, वो डेवलपमेंट जो अंदर सड़कें पुल वगैरह बनने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बनवाता है, खुराक लेता है। तो वो तेल के बदले ही सारा कुछ चाइना से और रशिया से लेता है। और ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बेदू 3 जो कॉन्स्टलेशन है चाइनीज सैटेलाइट की, वो ईरान इस्तेमाल कर रहा है और वो जीपीएस पर अब नहीं है। और इसके अलावा ये भी पता है कि रशिया से वो एंटी स्टिल टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल कर चुका है। उसके पास S-400, S-300, S-400 और कुछ खबरें तो ये शायद S-500 की भी कुछ बैटरीज उसके पास मौजूद है। तो ये ताउन इन तीनों मुल्कों में बड़ा ऑब्वियस है। जहां तक बात यह है कि अमेरिका अगर इस खित्ते में ना हो तो चाइना का किरदार, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा एक मुश्किल मामला है, क्योंकि चाइना अभी उसकी पॉलिसी है और उसने अभी तक कोई ऐसा बयान भी जारी नहीं किया, उसने कोई ऐसा प्लान भी नहीं दिया कि वो दुनिया के मामलात में, तनाज़ात में खुलकर सामने आएगा। तो एक वैक्यूम पैदा हो जाएगा अगर अमेरिका नहीं होगा, और फिर उस वैक्यूम को कैसे फिल किया जाएगा ये एक मुश्किल बात होगी। रशिया ये काम नहीं कर सकता, चाइना भी इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका को इस तरह से रिप्लेस कर सके। ये पूरे खित्ते के लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी, जिसका जवाब मेरे पास तो फिलहाल नहीं है कि फौरी तौर पर हम ये अगर समझे कि अमेरिका को यहाँ शिकस्त हो जाती है। तो क्या मैं मसूद आपके तज्जिए से मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर अमेरिका की हम प्रॉक्सी को इस खित्ते से माइनस कर देंगे तो क्योंकि चाइना प्रॉक्सी करने के मूड में नहीं है तो इसीलिए एक खला पैदा हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट प्रॉक्सी खत्म तो हो जाएगी मसूद? नहीं, अमेरिका प्रॉक्सी नहीं है, अमेरिका बाज़ाते खुद मौजूद है और उसका 5th फ्लीट खलीजे फारस में एक तवील अरसे से तैनात है। वो बहरे अरब में भी मौजूद हैं, वो गल्फ में भी मौजूद हैं, वो हर जगह उनके 800 बेसिस हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो प्रॉक्सी की सूरत में इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर। अगर आप उनको ये समझे कि वो 800 बेसिस जो उनकी पूरी दुनिया में और इस खित्ते में जो उनके मफादात हैं वो खत्म हो जाएंगे और उनको फौरी तौर पर आकर चाइना जो है वो टेक ओवर कर लेगा, तो ये मुझे नहीं नजर आता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब। मैं एक रीसेंट रिपोर्ट देख रहा था कि जो अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं वो जो जीपीएस मिसाइल को टेक्नोलॉजी मिलती है जिसके थ्रू अपने निशाने को टारगेट बनाता है, तो तकरीबन हर मिसाइल को 25 अमेरिकन सैटेलाइट सपोर्ट कर रही होती हैं ताकि अगर कोई सैटेलाइट ब्लॉक भी कर दी जाए तब भी वो मिसाइल निशाने पर लगे। जो चाइनीज सैटेलाइट्स हैं वो 45 सैटेलाइट्स हर मिसाइल को सपोर्ट कर रही होती हैं ताकि मिसाइल को ब्लॉक ना किया जा सके और उसकी एक्यूरेसी परफेक्ट हो। तो ये वो टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी चाइना के पास है जिसका मुकाबला भी दुनिया नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मेरी नजर में चाइना इस जंग का सबसे बड़ा खामोश खिलाड़ी है। प्रोग्राम का वक्त तमाम, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।